हेलो एवरीवन। आज हम ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन का इस सेशन में हम सिर्फ अभी 50 क्वेश्चन का ही अध्ययन करेंगे। इसके लिए अगले पार्ट लाएंगे जिसमें हम 50 के आगे के जो 100 तक के क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उल्लेख किस धारा यानी आदेश में किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, धारा 151 में। अगला प्रश्न है, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश एक अदालत में वाद विवाद को संचालित करने वाले साधारण नियमों का पालन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आदेश 6। अगला प्रश्न है, न्याय निर्णय क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है न्यायालय का विवादकों पर न्यायिक विनिश्चय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज कब तक प्रस्तुत किए जाने चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, विवादक तय किए जाने से पूर्व। अगला प्रश्न है, शब्दावली व्यतिक्रम में वाद की खारिजी से क्या अभिप्राय है जब वाद सुनवाई हेतु अपेक्षित था? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिवादी उपस्थित था किंतु वादी अनुपस्थित था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कोई आदेश प्रारंभिक आदेश नहीं हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्य है। अगला प्रश्न है, एक आज्ञापत्र के अधीन निर्णीत ऋणी की संपत्ति की कुर्की जारी रह सकती है एक अधिकतम अवधि के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 माह के लिए, 2 माह की अवधि के लिए अधिकतम। अगला प्रश्न है, एक बाद में मामले पर कोई अधिकारिता रखते हुए एक न्यायालय द्वारा पारित एक डिक्री है निष्पादनीय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द्वितीय अपील होती है, द्वितीय अपील कहाँ पर होती है? तो देखिए द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में होती है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सीपीसी में निषेधाज्ञा का प्रावधान है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अस्थायी। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है 31/10/2019 से, ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान में कहा गया है कि कानूनी प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्रित नहीं किया जा सकता? तो इसका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 265, ऑप्शन डी में। प्रश्न नंबर 13 है, अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान की समवर्ती सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 52 यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति मौलिक अधिकार को लेकर उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कर सकता है? तो इसमें देखिए उच्च न्यायालय के बारे में पूछा गया है कि उच्च न्यायालय में रिट याचिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 226। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की वैधता और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण मामला कौन सा है? तो इसका जो मामला है वो है इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में आरक्षण की नीति का पहला संवैधानिक परीक्षण किस मामले में हुआ? तो देखिए वो है चंपकम दौरीराजन बनाम तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 क्लोज 4 को असंवैधानिक घोषित किया, जिससे दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों की अयोग्यता तुरंत प्रभाव से लागू होती है। प्रावधान किस मामले में किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लिली थॉमस बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूपण किस योजना के तहत किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73वां संशोधन, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी के समय आरोपी को किस धारा के तहत उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, धारा 50 के अंतर्गत। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पूर्व उसे उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है,
धारा 41A का प्रावधान क्या है? तो धारा 41A का प्रावधान है नोटिस जारी करने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गिरफ्तार व्यक्ति को अपना अधिवक्ता से मिलने से संबंधित सीआरपीसी की कौन सी धारा लागू होती है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी 41 धारा है, जो 41D, धारा 41D। अगला प्रश्न है पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने का प्रावधान किस धारा में है? तो देखिए सीआरपीसी के बारे में पूछा गया, तो जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो वो धारा 154 के अंतर्गत ही होती है, जिसे अब बदल दिया गया है बीएनएस में 173 कर दिया गया है। सीआरपीसी में जो 154 था उसे बीएनएसएस में 173 कर दी गई है। अगला प्रश्न है गैर संज्ञेय अपराध में पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना क्या कर सकती है? तो देखिए अगर गैर संज्ञेय अपराध है यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस ना तो जांच शुरू कर सकती है ना प्राथमिकी दर्ज कर सकती है, यानी वो कुछ नहीं कर सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अगला प्रश्न है धारा 160 सीआरपीसी के तहत किसे गवाही के लिए बुलाया जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 15 से 65 वर्ष के बीच के व्यक्ति को। अगला प्रश्न है एक आपराधिक मामले में चार्जशीट दाखिल करने का क्या महत्व है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है मामला अदालत के समक्ष लाने के लिए। जब चार्जशीट दाखिल की जाती है तो मामला अदालत के समक्ष पहुंच जाता है जो चार्जशीट पेश करते हैं। अगला प्रश्न है प्ली बार्गेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्ली बार्गेनिंग है उसका मुख्य उद्देश्य है मामले का शीघ्र निपटारा करना। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के पुनरीक्षण की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए जो सत्र न्यायालय है उसकी पुनरीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के पास होती है। वह प्रक्रिया जिसमें मजिस्ट्रेट आरोप की पुष्टि करते हैं उसे क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट आरोप की पुष्टि करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चार्ज फ्रेमिंग। ऑप्शन सी इसका सही है। ए एक लोक ऑफिसर न्यायालय के वारंट द्वारा डी को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। बी यह तथ्य जानते हुए कि सी डी नहीं है ए को जानबूझकर यह बताता है कि सी डी है। इस प्रकार शासक के से सी को पकड़वाता है। यहाँ बी सी के पकड़े जाने का उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण करता है। तो देखिए इसे माना जाएगा कथन सत्य है, क्योंकि जो बी है उसने तो उसे गलत बताया, लेकिन ए को नहीं पता था कि ये गलत बता रहा है कि क्या बता रहा है, सही बता रहा है। उसने कह दिया कि ये वही व्यक्ति है जिसे आप पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उसने गलत बताया था। अगला प्रश्न है दो पक्षों में अचानक पारस्परिक विवाद होने पर क्या विधि विरुद्ध जमाव का गठन होगा? तो इसमें जो सही आंसर है वो है नहीं, खा नंबर का जो बी ऑप्शन है वही। अगला प्रश्न है जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तो अपराध होता है, उसे कहा जाता है दंगा। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना दंडनीय है, जो कि इसमें 3 माह तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। इसमें सजा के लिए पूछा गया है कि 3 माह की सजा है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है किसी राज्य में धन के रूप में उपयोग में लाई जा रही स्टाम्पित और प्रचलित धातु है सिक्का। ऑप्शन का। अगला प्रश्न है का बिना उद्देश्य के व्यक्तियों के समूह पर भरी हुई बंदूक चलाता है और उसमें से एक का वध कर देता है। का किसके लिए, किस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा? तो का हत्या करता है, उसमें हत्या के लिए दोषी माना जाएगा। अगला प्रश्न है ए बी पर तलवार व लाठी से ऐसा घाव करता है जिससे प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित होना अधिक संभव हो। परिणाम स्वरूप बी की मृत्यु हो जाती है। ए का आशय बी की हत्या करने का नहीं था। ए का यह कृत्य है हत्या के लिए, इसे हत्या कहा जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है
मोहन सोहन की सम्मति के बिना एक कुत्ते को सोहन पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ मोहन का आशय सोहन को क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का है। यहाँ मोहन ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ऑप्शन सी इसका सही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2016 में जिला आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील कितने दिनों के भीतर की जा सकती है? तो देखिए इसमें अपील के बारे में पूछा गया है कि कितने दिनों के भीतर की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 दिन। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मोटरयान अधिनियम के तहत कौन से वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है? तो देखिए जो वाणिज्यिक वाहन होते हैं, ऑप्शन बी इसका सही है, उसका फिटनेस प्रमाण पत्र जरूरी होता है। किस केस में यह निर्णय लिया गया कि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर भी वह मुआवजे का हकदार होता है, भले ही उसे हानि ना हुई हो? तो जो वो केस था वो था असबी वाई वर्सेस वाइट। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस टॉर्ट में किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने का प्रयास करना भले ही हानि ना हो एक टॉर्ट माना जाता है? तो वो है हमला। ऑप्शन ए असॉल्ट यानी हमला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में नर्वस शॉक को एक टॉर्ट के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो है ऑप्शन बी बरहिल वर्सेस यंग। अगला प्रश्न है, मेहर ई मिस्र किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए उचित मेहर या रिवाज मेहर को। अगला प्रश्न है, तलाक की सुन्नत को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो है ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन 2 दूसरा यानी बी का जो ऑप्शन है 2 लिखे हुए हैं वो है तलाक अहसन, तलाक हसन। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विधि में मतुआ का तात्पर्य किससे है? तो जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अस्थायी विवाह, टेम्परेरी मैरिज, जिसे मुता विवाह भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विधि में वसीयत किसके लिए की जा सकती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है किसी भी व्यक्ति को, टू एनी पर्सन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कौन सी आयु सीमा के बाद कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है? तो देखिए ऐसी कोई आयु सीमा नहीं है, ऑप्शन इसका डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार संपत्ति का स्वामित्व कब पुत्री के पास जाता है? तो देखिए संपत्ति का जो स्वामित्व है वो उसकी पिता की मृत्यु के बाद, ऑप्शन सी इसका सही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार पुनर्विवाह के लिए विवाह के बाद की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो देखिए इसके लिए कोई भी अवधि निश्चित नहीं की गई है, नो ड्यूरेशन, कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है। अब इसके आगे के अध्ययन हम अपने दूसरे लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में।